सियासत में आप किसको आपको लगता है कि एक बात होता है ना कि एक इमेज होता है कि आपके जहन में था और पहले जो आपने समझा हो कि ये अच्छा है और वो उस तरह ना निकला? इमरान खान साहब, मैंने उनको वोट डाला हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ, मुझे लगता था कि बहुत अच्छे हैं, मेरा दोस्त है इकरार। तो क्या मुस्तकबिल लग रहा है? ठीक है, देखिए दुनिया में आए हैं, करने दे उनको। ये जो अंदरून लाहौर का ये ठीक है वाला यार बोला है ना, ठीक है, मतलब क्या करें, कर ले यार, देखे ना, करके देख ले, होना कुछ नहीं। मेरे डैडी कहते ठीक है कर लो, देख लो जो होता करके देख ट्राई करके देख लो। हाँ, तो जेड़ा तुसी पहाड़ तोड़ना जाओ तोड़ लो। उसने कहा तेरी भाभी है, मैंने उसको देखा, मैं कहा ये तो बहुत अच्छी है, मैं कहा नहीं ये तेरी भाभी है। अच्छा, ये ट्विस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मेरे ट्विस्ट बहुत सारे हैं, आपको पता है, हम तो चलते ही ट्विस्ट पे हैं। अच्छा सही। मैंने कहा ये तेरी भाभी है, उसने कहा नहीं ये तेरी भाभी है, लड़ाई हो गई। अब आप यकीन करेंगे कि उस लड़की को पता ही नहीं है कि वो किसकी भाभी है, और वो लड़की से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। कि मुझे हर रोज मार पड़ती थी, यानी कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे डैडी जब यंग थे तो कोई ऐसा दिन गया हो कि मेरे डैडी ने मुझे मारा ना हो। ऐसे करके बिल आया, बिल में यूं करके जब नंबर आया तो उस पे नंबर पे ना कोई कॉलें हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे। मम्मी ने कहा किधर नंबर है, पापा ने कहा कि है किधर नंबर, वो बिल भी तगड़ा आया। तो फिर मुझे बड़ी धुलाई हुई, फिर उनको पता चला कि है तो भाई कुड़ी का चक्कर है, तो कुड़ी का चक्कर, फिर वो हमें कुड़ी का चक्कर भी हमें हाथ से खोना पड़ा। जो जवाब भाई जिस तरह सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा एडवांस शक्ल देनी चाहिए। अब हम उस तरह का सोशलिज्म वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरी अजीज़ ही हैं हमारे, उनके इस तरह फैमिली में लड़का लड़की की लड़ाई हो गई, तो हमें बुलाया गया, हम गए वहाँ पे जब, तो वो लड़की ने उस जगह पे सारी महफिल में कहा कि अब मरियम नवाज़ सीएम है और मैं शिकायत भी करूँगी तुम सब की, और मैं तुम सब पे पर्चा करवाऊँगी। मैं हैरान था, मैंने कभी नहीं देखा ख़वातीन को इस तरह मतलब एम्पावर होते हुए, और स्पेशली घरेलू लड़ाई के अंदर एक लड़की इतनी बात करे, बच्ची है वो इतनी बात करे, मेरे ख्याल में इतना कॉन्फिडेंस उसको मिल गया है मरियम नवाज़ के आने से, तो इट्स रिमार्केबल। यहाँ हमज़ा वहाँ पर मौजूद हैं, और हमज़ा साहब के साथ मुझे लगता है ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है कि हमज़ा साहब को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, क्योंकि हमज़ा साहब का नाम तो लाहौर में गूंजता था, तूती बोलता था, लेकिन हमज़ा साहब उन दिनों में एक्टिव नहीं रहे जिन दिनों में एक्टिव होना ज़रूरी था। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ईज़ ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ईज़ ज़ुल्फ़िकार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गर्ल्स सुन्नी माय मेरिए। और आज हमारे साथ हम ये कहेंगे कि पंजाब का पुत्र जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, और जो बट्टों की ख़ास पहचान है, और अब हम देख रहे हैं उनका एक बड़ा ज़बरदस्त व्लॉगिंग का चैनल भी, एक नया सफ़र उन्होंने शुरू किया है, और डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो हमारे साथ आज मौजूद है ज़ुहैब भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया तारुफ का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ तो आपने खुद बना लिया, इतना प्यारा, इतने साल, और इतने वो, अगर आपको कोई देखे तो आप वो कहेगा कि आप यंग हैं, लेकिन अगर आपका सफ़र देखे तो वो ये हैरान होगा कि ये इतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हुई। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे 20 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। 40 क्यों बता रहे हैं? आजकल वो पहले वक्त होता था कि मर्द अपनी उम्र बता देते थे, नहीं आजकल के बच्चे। मैं आजकल का मर्द नहीं, मैं पुराने वक्तों का मर्द हूँ, ओल्ड स्कूल, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, मेरे से अक्सर लोग ना पूछते हैं, मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जब हम अंदरून लाहौर में जाते हैं ना, हाँ, तो जब हम वहाँ के बुजुर्गों को बैठे हुए देखते हैं तो हम उनकी उम्र नहीं जज कर पाते, क्योंकि वो बड़े वो लशकरी होती है उनकी स्किन, और हाँ, वो लाटे मार रहे होते हैं, तो कहते हैं इसका क्या राज है। अच्छा, अब आजकल बड़ा एक ना हाइप क्रिएट हुई है कोलेजन की, हाँ, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंटेंट जो कोलेजन का नेचुरल फॉर्म है वो पाए वगैरह में होता है। कसरी पाए में। अब जिन लोगों ने पैदाइशी शुरू ही बचपन से, तो रिवर्स गियर पे स्टार्ट हुए वे लोग हैं। डॉक्टर साहब, मैं बताता चलूँ आपको कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मेरे दोस्त यार कहते थे कि चलो यार नाश्ता करते हैं ना, कोई देसी खाते हैं, तो मैं उनको कहता था ये मैनू कोई ना बर्गर खुआ दे। मुझे इतना ज़्यादा मसला था। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं जब से मैंने होश संभाली है, मुझे जो याद है, मैं उससे पहले से मुझे यकीन है ना मैं खा रहा हूँगा, लेकिन मैं 5वीं-6ठी क्लास में था तो मैंने होश, मुझे याद है कि मैंने बिला नागा सिरी पाए खाए हैं। बस मंगल बुध का जो नागा होता था उसमें आता था देसी मुर्ग का शोरबा, वो सुबह सुबह लगाते थे, और हमारा नाश्ता आता ही बाहर से था। हमारे घर में सिर्फ लस्सी बनती थी,
नाश्ते के वक्त डोल जाता था। डोल जाता था। बल्कि मैं जब जाता था तो वो जो थे चाचा लब्बा थे वहाँ पे चूना मंडी चौक में ना कुलचे वाले, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, मैं उनके लिए ना मैं घर से मक्खन लेके जाता था छन्नी के अंदर कि वो मेरा पराठा लगाएगा और वो उस पर मेरा मक्खन लगा के देगा और फिर मैं सालन लेके आऊँगा और मैं नाश्ता करूँगा। और ये नाश्ते के ना अंदरून शहर वालों के लिए पूरी रस्म होती है, यानी कि नाश्ता अभी भी हम जब नाश्ता करते हैं, मैं मेरे बच्चे, अब वो हम शहर में नहीं मैं वो रहते, तो वो मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो उनको जब मैं नाश्ता करवाऊँ तो मैं इतवार की रात को निकलते हैं, हम सारा दिन फिर सारी रात फिरते हैं। सुबह हम पहले दास कुलचे लेते हैं, दास कुलचे के बाद हम धीमे से चिकड़ चने लेते हैं, चिकड़ चने लेने के बाद हम पूड़ियाँ लेते हैं, शाबू से कीमे वाली टिक्की लेते हैं और इस तरह हम उसके बाद सिरी पाई लेते हैं। ये 4 तरह का नाश्ता हम टेबल पे रख के फिर सारा खाते हैं। ये क्या याद करा के कीमे वाली टिक्कियाँ, कीमे वाली टिक्कियाँ, क्योंकि हम मेरा बचपन सऊदीया में गुजरा और फिर जब हम यहाँ आते थे तो हमारा अंदरून लाहौर में गुजरता था टाइम, और मुझे लगता है कि वो गोल्डन डेज थे, वेरी गोल्डन। और आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि वो क्या था। कसम से आप यकीन करें, मुझे सऊदीया से आने के बाद लगता था कि सऊदीया बहुत बैकवर्ड है क्योंकि उन बेचारों के पास सिर्फ गाड़ियाँ हैं। हाँ, सही है। और यहाँ आके मुझे लगता था हम कितने अमीर हैं ना, मतलब मुझे रॉयलिश फील होता था कि हम जब टांगों पे बैठते थे और उसका वैसे वाकई उसका एक, और मुझे बाद में ये बात पता चली कि क्योंकि मेरे नाना उस वक्त एक पूरे टांगे वाले को करवा लेते थे, सालम टांगा कहते थे। हाँ, सालम टांगा करवा, और वो करवा के और उसके बाद उसको कहते थे बच्चों को चक्कर लगवा दो। हमें वो इतना, और हम ये कहते थे कि ये हमारी खाला का घर थोड़ा सा दूर था कि हमें वहाँ क्यों नहीं लेके जाता तो वो हमें उस वक्त नहीं समझ में आती थी कि भाई इसको तो कोई पेट्रोल नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चल रहा, आगे जा रही रहा। लेकिन वो जिंदगी बड़ी अच्छी थी, उसमें ना रिश्तों की कदर थी, आप रिश्तों के साथ चलते थे, रिश्तों का ख्याल रखते थे। अब ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है और हमारे जो बच्चे हैं उनको शायद हमारी जनरेशन ये बताने में नाकाम रही है कि ये रिश्ते क्या होते थे, ये निट किस तरह होते थे। मुझे लगता है अब तो जो मोस्टली लोग हैं जो जिनको जेन ज़ी आप कहते हैं, उनको तो ये नहीं पता होना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता था, जिसमें एक घर होता था, उसमें पोर्शन होते थे, 2 पोर्शन ऊपर हैं, 2 पोर्शन नीचे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे भी पोर्शन है जिसमें सबसे बड़ा चाचा तायाबू वहाँ रह रहे हैं और उसके ऊपर 2 चाचे रह रहे हैं, सबसे छोटे चाचे ऊपर रह रहे हैं। तो पूरा घर जो उनसे है वो एक हवेली की सूरत इख्तियार कर लेता था, जो हमारा फैमिली सिस्टम होता था। हमें किसी को नहीं पता अब उसके बारे में। यानी ये होता था ना कि अगर अब हम उसको लड़ाई से एग्जाम्पल दे सकते हैं, और क्या एग्जाम्पल दें, खुशी से भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली किसी एक की लड़ाई हुई है ना तो एक घर से ही 8-9 बंदे पहुंच गए तो वो अगला बंदा वैसे ही घबरा जाते थे लोग, के इन्होंने नहीं लड़ना भाई, ये तो बड़े लड़ाके ने। तो अब चलो खुशी से भी एग्जांपल दे दें कि अगर घर में खुशी है तो कोई चीज़ है तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, हर बंदे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक वो जॉइंट फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड थी, अब सारा कुछ एक ही बंदे ने करना होता है, उसी ने सारा करना है, उसी ने पैसे भी देने हैं, लोगों को भी अरेंज करना है, सारा कुछ करना है। तो इससे बड़ा नुकसान हुआ। फ़ायदे हुए हैं कि अब लोगों में नफ्सा नफसी ज़्यादा है, तो वो जो लड़ाइयाँ शरीके की होती थी वो अब नहीं होती, लेकिन अभी भी होती हैं। शरीके लग रहे थे, हुने भी लड़ देने नहीं, अब वो लड़ते हैं उस पे सोशल मीडिया पे और रील्स भेज के और स्टेटस लगाते हैं शरीका नु आग लाते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड लड़ाइयाँ। लेकिन हमारी दफ़ा में तो शरीका ऐसे होता था ना कि ये तो भाई है, ये बहन है, और ये सारे चाचे के बहनें हैं, चाचे की बेटियां बहनें हैं, चाचे के बेटे भाई हैं, और वो हम सारे जब कोई हमसे पूछता कितने बहन भाई हो तो हम कहते हैं 9 बहन भाई हैं। तो इस तरह करके हम बताया करते थे। लेकिन अब वो सिस्टम सारा ख़त्म हो गया है। वहाँ शहर चली जाएँ आप तो वहाँ पर प्लाजे खड़े हो गए हैं। मियाँ साहब कोशिश कर रहे हैं ये लहर के प्रोजेक्ट पे, मैं उसका उनके साथ उस पर कंसल्टेंसी भी कर रहा हूँ, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ एज अ गुड विल, उनके साथ हूँ। वो पीछे उन्होंने पुरानी जगहों के नाम पुराने देने थे तो हमें एक मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, उस फोरम का हिस्सा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पुरानी चीज़ें लाना चाहते हैं ना, उससे पहले हमें बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यूज़ क्या होती थी। ये माँ, जिस तरह आपने कहा कि क्या आपके शो का था, माँ की याद में, गल सुननी माए मेरी है, गल सुननी माए मेरी है। तो अभी अपनी माँ से कोई इस तरह की शेयरिंग आप करते ही नहीं है। मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे इस तरह अपनी माँ से शेयरिंग करते होंगे जिस तरह हम अपनी माँ को सारा कुछ माँ निकलवा लेती थी। शेयरिंग वाली तो बात ही नहीं थी ना, मतलब वो। अच्छा, और दूसरी बात ये था कि अगर हम अपनी माँ से नहीं कर सकते थे तो जो बाकी सारी हमारे इर्द गिर्द माएँ होती थी, लेकिन मुझे याद है कि मेरी मुमानी, मेरी खालाएं, कोई फर्क नहीं था हमारी। जिस तरह वो अपने बच्चों की बेइज्जती कर सकती थी, हमारी भी बिल्कुल ऐसा ही है। चाची माँ ही होती थी। हाँ, मैं अपनी चाची से बड़ा पिटा हूँ, अल्लाह गरीक रहमत करे, उन्हें बड़ा पिटा हूँ।
मैं छोटी चाचियों को सारा कुछ बताता था, लेकिन अपनी बड़ी चाची जो सी थी उसने मुझे मारा, कई दफ़ा मारा, मेरी माँ की तरह मारती थी, मेरी माँ के जैसी थी अल्लाह ताला ने। लेकिन आपके दिल में आपके अपने पेरेंट्स कभी ये चीज़ आने ही नहीं देते थे कि आपके साथ कोई बड़ा जुल्म कर दिया है? नहीं, कि वो यही होता था बल्कि अगर कोई नहीं कहता था तो उसको बुरा समझा जाता था कि शायद ये अपने बच्चे की तरह नहीं समझ रहा, बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए नहीं रोका। हाँ, कि आपने रोका क्यों नहीं बच्चे को? क्योंकि आप अगर अंदरून लाहौर में देखें तो वहाँ पे यही आम तौर पे जो एक एवरेज घरों के साइज है वो 3 मरला 3.5 मरला, हमारा थोड़ा बड़ा था, हाँ मतलब एवरेज बात कर रही हूँ, 3 मरला 5 मरला, ये एक अच्छा वो उसमें समझा जाता था, बाकी ज़ाहिर बड़े भी हैं, बड़े घर थे। लेकिन मुझे ये भी अभी भी याद पड़ता है कि उतने घर में भी मतलब अगर हम आ रहे हैं और वो मतलब वो एरिया तकरीबन को 6.5-7 मरले का था, क्योंकि उसके नीचे शॉप्स भी थी और वो अभी भी हैं, और आप यकीन करें अल्लाह जाने वो कैसी बरकत थी, बड़े लगते थे घर। हम तकरीबन आप कह लें 5 ख़ानदान जब हम आते थे एक वक्त में वहाँ इकट्ठे होते थे और हम 1.5 से 2 माह सब रहते थे, नीचे ज़मीन पर बिस्तर कर दिए जाते थे, सब सोते थे, ऐसे ही है। किसी को ये नहीं होता था कि अच्छा, और यहाँ ऊपर इवन क्योंकि सऊदी अरब में तो एसी होते थे हमारे हर जगह, लेकिन जब हम पाकिस्तान आते थे यहाँ तो भी शायद किसी ने एसी का नाम भी नहीं सुना हुआ था, तो छतों के ऊपर आप क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हम आ सकते थे, तो छतों पे चारपाइयों पे पानी डाल के हमें वो मतलब एक आप कह लें कि एक तरह से फैसिनेशन थी वो हमारे लिए शहर की। देखें फैसिनेशन है दो, जो अब हम बातें करते हैं, मैं देख रहा था, मैंने वो ताहिर मलिक साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया अंदरून शहर में ही, लोगों ने बड़ा कहा कि हमें याद आ गया, नॉस्टैल्जिया है ना कि आप अपनी लाइफ में वापस पीछे चले जाते हैं। मुझे खुद याद आता है ना, कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ कि काश वो दिन वापस आ जाएं कि जब हम घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, फिर वो उस 12 दरवाज़ों के अंदर ही हमारी ज़िंदगी है, मतलब उससे बाहर नहीं है। हाँ। अच्छा, और आपको ऐसा लगता था कि हर दूसरा चेहरा फेमिलियर है आपसे। फेमिलियर है। अब मैं जिस तरह अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि हम जब पाकिस्तान आते थे और नाना के घर आते थे तो हम डॉन होते थे। हम जाके वो जनाब जी नाना ने कहा हुआ है तो उनको पता कि जी ये शाह साहब के आए हुए नवासे नवासियाँ, अब ये बोतलें भी पी लें, उसके बाद जी हम जहाज से जा रहे हैं इमली खा ली, हमने पत्ती उठा ली, मतलब हमने वो मतलब सब अपने थे, सब अपने थे, वो मतलब ये फर्क ही नहीं था कि कौन किसका बच्चा है। अभी आपने 1-2 लोगों के नाम लिए, हमारी शायद 2-3 बार ही पहले मुलाकात है, लेकिन मैं उन सबसे फेमिलियर थी, जिनका नाम मैंने लिया उनसे आप फेमिलियर थे। यानी कि आप सोचें कि हम अगर आजकल के दौर के वो बच्चे हैं, अब मैं अगर अब के बच्चों से पूछूंगी तो उन्हें पता भी नहीं होगा किसी को। हाँ, कौन कौन है किसी को नहीं पता। मैं मेरे बच्चों से साथ वाले हमसायों का पूछ लूँ, उन्हें नहीं पता होगा, पीछे वालों का नहीं पता होगा, और हम शायद पता लगने देंगे भी नहीं जो अभी आजकल दौर बन गया है। हाँ, हम कहेंगे ठीक है यार, उसके क्या करना है तुमने, उसको जान के छोड़ो। वो एक इंटरफेरेंस बन जाती है। हमें तो पूरे मोहल्ले की डायरी होती थी हमारे पास, पूरा मोहल्ला हमारे हाथ में होता था, हर किसी का हमें पता होता था कि कौन कौन है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बच्चा है, कौन कहाँ पे रहता है, कौन क्या करता है, पूरा एक पूरी ना यानी कि इन्फॉर्मेशन होती थी। तो लेकिन अब आगे सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, उसका मुझे कभी कभी दुख होता है। मैं बता रहा था कि मैं अभी भी शहर में जाता हूँ, हफ्ते की रात में शहर के अंदर होता हूँ और वहाँ पर जाके पूरा घूमते हैं, हम सड़कों पे फिरते हैं, गलियों में जहाँ बचपन में जाते थे रात को जाते हैं ताकि रश कम हो। वैसे तो सारा कमर्शियल हो चुका हुआ, अब हमारी वाली साइड कश्मीरी घाटी और शेरावाला गेट ये कमर्शियल हो गया हुआ, यहाँ सारी वो कमर्शियल एक्टिविटी हैं, प्लाजे बन गए हुए हैं, हमारे घर ख़त्म हो गए हुए हैं, जहाँ घर थे वहाँ प्लाजे हैं। तो वो फिर एक तकलीफ़ आती है दिल को ना कि यार ये मतलब यहाँ मेरा इस कार्ड, और अभी आज भी ख्वाब आता है ना, जब कोई भी ख्वाब आता है उसमें घर पुराना ही नज़र आता है, यानी कि नया घर नज़र नहीं आता जिसमें हम अभी होते हुए हो गए हैं, 14-15 साल हो गए हैं, लेकिन घर पुराना ही आता है मुझे नज़र कि वो मैं उसी घर में हूँ, उसी घर में सब मिल रहे हैं, उसी घर में सब बैठे हुए हैं। इतनी यादें हैं उस गलियों में, उन सड़कों पे कि वो मेरे डैडी जब जिंदा थे ना, मुझे याद है वो वहाँ से, क्योंकि वो भी वहीं पैदा हुए, मेरे डैडी जब फौत हुए वो 67, तो वहीं पैदा हुए उन्हीं गलियों में, उसी घर में। तो जब वो अब हम घर से शिफ्ट हुए तब इधर आए, शादमान में आए, तो मेरे डैडी ना जब जाते थे रोते होते थे, मैंने उनको रोते देखा कि वो अपनी गली में हमारे घर के नीचे वो खड़े ऊपर देख रहे हैं, तो वो ऐसे सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आज मैं अपने डैडी को फील करता हूँ वहाँ जाके ना कि वो क्या सोच रहे होंगे। उस वक्त मैं थोड़ा वो थे हम कि चलो निकल आए हैं यहाँ से, घर चले गए हैं, उधर चले गए हैं, अच्छी जगह पे चले गए हैं, बड़ा घर हो गया, लेकिन वो आज भी वो मेमोरीज़, वो एफिलिएशन, आई फील इट नाउ
कि वो जो मेरे डैडी के साथ मेरे डैडी फील करते थे, आज मैं वो फील करता हूँ कि मुझे वो नज़र फील होता है कि मेरा घर था यहाँ पे, मैं इस गली से निकलता था, भागता हुआ जाता था, सामान लेने जाता था, ट्यूशन पढ़ने जाता था, स्कूल जाता था, कोई चीज़ें लेने जाता था। फिर फेवरेट आगे जगह थी जहाँ खाने मिलते थे, दाल चावल कहाँ मिलते थे, चौंक चूना मंडी में मिलते थे, कौन अच्छे कीमे वाला नान लगाता था वो मुझे पता है, पूड़ियाँ, समोसे, और वो समोसे वो हमारे मज्जो होता था एक लियास स्वीट्स वाला, वो क्या शानदार पूड़ियाँ, क्या शानदार समोसे लगाता था कि वो आज भी वो टेस्ट नहीं जाता। अब सुनिया मुझे कहती है फ़लाँ के बड़े मशहूर समोसे हैं, फ़लाँ के बड़े मशहूर, जो मैंने चूना मंडी में लियास के समोसे खाए हैं ना, उस जैसे समोसे नहीं हैं। और जो मैंने चूना मंडी में वो कीमे वाली टिक्की खाई है, शाबू भी वैसी टिक्की नहीं बनाता कसम से। और जो मैंने चूना मंडी में जज के सिरी पाए खाए हैं ना, वो ना गुजरांवाले में है ना वो टेम्पल रोड पे है, वो कहीं नहीं है जो वो बनाता था। वो टेस्ट नहीं वापस आ सकता कि हमें याद है वो अभी मेरे, आई स्टिल हैव दैट टेस्ट इन माई माउथ, कि मुझे, मैं कभी भी सोचूं तो मुझे वो टेस्ट आ जाता है कि ये टेस्ट था। और वो अब क्या आपको बताएं, ये दिल के छाले हैं, मैं करते करते बंदा इमोशनल हो जाता। बचपन से ही लेके चलते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि आपकी चाचियाँ भी आपके साथ ही रहती थी और वालदा भी, जाहिर है कि आप लोग इकट्ठे ही सारे रह रहे थे। तो हम वहाँ से सफ़र शुरू करते हैं कि शरारती थे बचपन में? बहुत शरारती था, इतना शरारती था कि मेरे घर में बच्चे नहीं आते होते थे, लेकिन मुझे बड़ा शौक़ था कि बच्चे आए, मेरी खाला के बच्चे आए। जो मेरे घर में बच्चे थे, जो मेरे कज़न्स थे, उन पे मैं पूरा हावी था। अच्छा। छोटे छोटे ना, लेकिन जो मेरी खाला के बच्चे नहीं आते होते थे, डरते थे कि ये मारेगा मुझे, बब्बू कहते थे ना, बब्बू मारेगा बब्बू मारेगा। तो वो ऐसी ही शरारत, तो मतलब उस पर, लेकिन उसकी मैंने मार भी बहुत खाई है, हर शरारत पे मार खाई है, और इतनी मार खाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक वाक़या मैंने कभी शेयर नहीं किया, मैं, मेरे डैडी नहीं रहे तो पहले मैं, वो थे तो मैंने उनकी मौजूदगी में कभी शेयर नहीं किया, अब नहीं रहे तो मेरी वालदा कभी कभी सुनाती होती हैं, शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा ना मुझे हमेशा मार पड़ी लेट आने पर, कि मैंने लेट घर नहीं आना। बड़ा हो गया हुआ था ना मैं, यानी कि मैं तकरीबन मैट्रिक के, जब मैंने एफएससी किया, एफएससी के बाद मैं निकला हूँ घर से बाहर। मेरे दोस्त यारों ने बाइकें ली हैं, हम बाइक पे फोर्ट्रेस जाया करते थे। अब अंदरून शहर के लड़नों के लिए ये फोर्ट्रेस बड़ी बड़ी चीज़ थी, यूरोप था ना मतलब ये तो। और सैटरडे नाइट हमने, आज भी हम सैटरडे नाइट फिरते हैं, हमारा वीकेंड होता है, लोगों का हो ना हो, लेकिन हमारा आज भी वीकेंड होता है, जिसमें आज भी हम उसी तरीके से सारे मिल के जाते हैं। ये सारे लड़के मेरे घर आते हैं, वो दूर दूर चले गए मैं, आप सारे मेरे जो 2 यार दोस्त हैं मेरे घर आते हैं, मेरे घर पे अपनी गाड़ियाँ बाइकें खड़ी करते हैं, फिर मेरी गाड़ी के ऊपर हम जाते हैं। पहले हम फोर्ट्रेस खड़े होते थे, फिर वहाँ लोग अब मशहूर हो गए हैं तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया था खलोंदा, फिर वो छोड़ दिया हमने, अड्डा छोड़ दिया। फिर अब मॉल में, क्योंकि गर्मी होती है तो पसीना आता रहता है, तो हम मॉल में घुस जाते हैं, वो भी फिर लोग जब देखना शुरू करते हैं तो वो भी छोड़ दिया। फिर जब अब हम राया चले गए हैं कि चलो राया में चक्कर मार लेते हैं, तो राया में अब आजकल हमारा डेरा राया बना हुआ है, उसके राया के बाद अंदरून शहर। अब आप यहाँ भी नहीं जा पाएंगे और राया भी नहीं जा पाएंगे इसके बाद नहीं जा पाएंगे। लेकिन शरारत में बताता हूँ ना कि डैडी ने कहा हुआ था कि भाई 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना, और मैं आता ही 1 बजे था। फिर 1 बजे आके मैं अपने चाचे वाली के साइड पे ना, वो उसका कमरा बाहर की तरफ था, नीचे से पत्थर मारा करता था वो। मेरी चाची ने दरवाज़ा खोलना, उसने कहना कि उस साइड से ना मैं ऊपर चढ़ाता था, तो वो ऐसे बताते थे कि ये तो बड़ी देर दा आ गया है, इत्थे ही गासी, तो वो छुपा लेती थी मेरी चाची ना, मुझे कवर कर लेती थी। तो डैडी मेरे ने एक दफ़ा मुझे, मैं पकड़ा गया, यानी कि इसी तरह कुछ हुआ, एक शरारत की, तो डैडी मेरे ने ना, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके पाँव पे ना वो लगा हुआ था, क्या नहीं होता वो स्केलेटन सा, रॉड्स लगे हुए थे, स्क्रूज और वो सारे रॉड्स, उनसे चला भी जा रहा था। तो अभी तो मुझे वो हो रहा है, लेकिन उस वक्त ये बड़ा डेंजरस मामला था। मेरे डैडी ने ना बेल्ट से मारते होते थे, उन्होंने बेल्ट निकाली है, उन्होंने कहा कि आ गया, बड़ी गालियाँ निकालते हैं, उन्होंने कहा आ गया, यूँ करके मैंने उन डैडी को देखा, मैंने दौड़ लगा दी, मैं कहा मुझे पकड़ तो सकेंगे नहीं। मेरे डैडी मेरे पीछे पीछे ऊपर, हमारा वो 4 मंजिला घर था, मैं आगे आगे, मेरे डैडी पीछे पीछे। इवन मैं ममटी के ऊपर चढ़ गया, मेरे डैडी पीछे से ममटी के ऊपर आए, मैंने ममटी से छलांग नीचे लगाई और नीचे से फिर भाग गया फिर मैं बाइट चला गया, तब मोबाइल होते नहीं थे, बाइट से जाके मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैं कहा गुस्सा ठंडा नहीं होया, मैंने कहा नहीं है ये नहीं होया। फिर घंटा 2 घंटे गुजरे, फिर मुझे फ़ोन मैंने दोबारा किया, उन्होंने कहा हाँ हुन ईजी हो गए ने, हुन तू आ जा। फिर मैं गया, माफ़ी मांगी, मैं पैरों को हाथ लगाया, मैं माफ़ कर दो। तो फिर ये शरारतें इतनी थी कि मुझे हर रोज़ मार पड़ती थी,
यानी कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे डैडी जब यंग थे तो कोई ऐसा दिन गया हो कि मेरे डैडी ने मुझे मारा ना हो, इसलिए हम पक्के हो गए हुए थे मार खा खा इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मारने की कोई फिक्र नहीं। लेकिन लड़ाइयाँ भी कर लेते थे, वो भी कर लेते, क्योंकि मार खा खा के पक्के हो गए हुए थे। हमें तो मार पड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं, सानू तो आदत है की है, डंडे भी पड़ जाएं, बेल्टें भी पड़ जाएं, कोई मसला नहीं, आदत है। डैडी ने मार मार के पक्का कर दिया हुआ था। तो भाई एक उस वक्त ना बड़ा रिवाज होता था कि जब ना टेलीफोन जहाँ पड़ा होता था वो होता था ना डायल वाला, तो वो उसके पीछे जो भी दीवार या जगह होती थी उसके ऊपर सारों के नंबर लिखे होते थे। हाँ जी, ये आपके घर में भी होता था? हमारे घर में नंबर नहीं लिखे होते थे। मैं टेलीफोन से मुझे याद आ गया, मुझे एक खातून से, नए नए बच्चे बड़े हो रहे थे, तो खातून, एक हमें खातून तो नहीं सके तो बच्ची थी, वो भी हम भी बच्चे ही थे, तो उससे मोहब्बत हो गई। अब रोला ये पड़ा था कि वो कॉल नहीं करती थी, क्योंकि वो कॉल करेगी तो उसके बिल पे नंबर आएगा, वो बिल पे नंबर आते होते थे, तो वो पकड़ी जाएगी। तो मैंने कॉल करनी होती थी, और मैंने कॉल करता था तो वो एक एक घंटा बाद मैं ना सोफे के नीचे घुस जाता होता था। सोफे के नीचे फ़ोन पड़ा होता था साथ में सोफे के, और सोफे के नीचे से मैं सोफे के नीचे घुस जाता था रिसीवर कान से लगा के। अब वो घंटा घंटा 1.5 घंटे बातें हो रही हैं, सर फ़ोन रख दिया, फिर अच्छा मैं समझ रहा था किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे करके बिल आया, बिल में यूँ करके जब नंबर आया तो उस पर नंबर पर ना कोई कॉलें हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे। मैंने कहा किधर नंबर है, पापा ने कहा कि है किधर नंबर, वो बिल भी तगड़ा आया। तो फिर मुझे बड़ी धुलाई हुई, फिर उनको पता चला कि है तो भाई कुड़ी का चक्कर है, तो कुड़ी का चक्कर, फिर वो हमें कुड़ी का चक्कर भी हमें हाथ से खोना पड़ा बिल के चक्करों में दिल खोना पड़ा हमें, बिल हावी हो गया दिल के ऊपर यानी कि वो जो इश्क था वो यहीं पे गुच्चम गुच्चा हो गया, इकोनॉमी की भेंट चढ़ गया कि भाई इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं है, तो ये हम ये वाली हरकत नहीं कर सकते, तो दिल भी हमारा टूट गया बिल के चक्कर में। तो वो बड़ा एक सीरियस सा इशू था उस वक्त, तो बहुत सीरियस लगा, बड़ा गम लिया मैंने, बड़ा दुख किया 3-4 दिन। 3-4 दिन मैंने कहा अच्छा कहेंगे, 3-4 साल में बड़ा डिप्रेस रहा, या कोई 3-4 महीने तो कहेंगे, आपने तो हफ्ते भी नहीं गुजारे। 3-4 दिन इतना ही होता है ना, मतलब क्या करें, इससे ज्यादा प्यार नहीं हो सकता। लड़कियां सुन लें, क्या 3-4 दिन से ऊपर नहीं होता, लड़के नहीं याद रखते। नहीं अब आज वाले 3-4 घंटे भी नहीं गुजारते मेरा ख्याल है। मतलब आज वाले तो बेचारे बहुत ही आवाज़ार हैं, उनके तो मुश्किल से ही बेचारे किसी तरह प्यार कर पाते। किसी एक बेचारे लड़के को ये भी नहीं पता कि मैं स्टपनी हूँ या मैं ओरिजिनल वाला हूँ। हाँ, ये बात बड़ी आपने कमाल की, उस टाइम तो पता होता था ना, क्योंकि उस टाइम जिस पे हमारी आंख होती थी हम उसके पूरे मोहल्ले की डायरी रखते थे, और बाकी वो सबकी भाभी होती थी। हाँ, ये तो तयशुदा है ना। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ इसी से। एक तो लड़की का पूरा जो इर्द गिर्द मोहल्ला है ना, वो हमें सलाम करता था। हमारे मोहल्ले में क्योंकि नहीं होती थी वो, हम दूसरे मोहल्ले में होते थे, तो उस मोहल्ले में हम दादा होते थे ना कि आ गए अब ये गुजरेंगे यहाँ से, हर वहाँ के जो बड़ा बंदा है उसको अस्सलाम वालेकुम चाचा जी की हाल है, ठीक हो तुसी, लंघना सी उत्थों ही है, उन्होंने नहीं पता कि मिशन की है, लेकिन हमारा मिशन वही होता था। तो मेरे एक दोस्त है, मेरा बचपन, अभी भी मेरा दोस्त है बचपन का, मैं आपको मोहब्बत की मिसाल बताने लगा हूँ, है तो वैसे शर्मिंदगी की बात, लेकिन बता देनी चाहिए, वो भी सुनेगा तो गालियाँ निकालेगा, कि नाम नहीं मैं बोलूँगा किसी का, ख़वातीन जो सी हैं माशाल्लाह काबिल एहतराम है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। हम आते थे स्कूल से, हमारा स्कूल था एक एंड पे, यानी कि शेरावाला गेट में, हमने इधर को आना होता था, इस एंड पे स्कूल था लड़कियों का, दोनों हाई स्कूल थे। अब हमने जब हमारी छुट्टी उनकी छुट्टी इकट्ठी होती थी एक टाइम तक ना, उसके बाद फिर ज़रा मामला ख़राब हुआ तो उन्होंने हमारी छुट्टी आधा घंटा लेट कर दी स्कूल ने, कि ये लड़कियां पहले चली जाएं फिर लड़के आएंगे। तो जब शुरू में इकट्ठे थे तो यूं करके हम आना, लड़कियों के ने भी आना, और जब हमने गुजरना ना गली से, वो एक गली कॉमन थी जिसमें से लड़कियां गुजरती थी, उसमें एक लड़की मेरे दोस्त को पसंद थी, हम दोनों इकट्ठे आते थे, उसने कहा ये तेरी भाभी है। अच्छा, हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, और भाई ने कह दिया तो कह दिया, नहीं हमारा तो मेरा तो सिस्टम ही और था ना। उसने कहा तेरी भाभी है, मैंने उसको देखा, मैं कहा ये तो बहुत अच्छी है, मैं कहा नहीं ये तेरी भाभी है। अच्छा, ये ट्विस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ट्विस्ट बहुत सारे हैं आपको पता है, हम तो चलते ही ट्विस्ट में हैं। अच्छा सही। मैंने कहा ये तेरी भाभी है, उसने कहा नहीं ये तेरी भाभी है, लड़ाई हो गई। अब आप यकीन करेंगे कि उस लड़की को पता ही नहीं है कि वो किसकी भाभी है, और वो लड़की से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी कि हम दूर दूर तक उसको जानते ही नहीं है, यानी कि ना कभी फोन पे बात की, ना कभी कोई चिट्ठी लिखी, हाँ बस गुजरते हुए देखते थे, तो ये प्यार था कि उसने भी हमें देखना है, हमने देख लिया कि वो हमें देख रही है, और हमने भी उसको देख लिया। ना आज तक ये कोशिश की कि उसको कोई पता कर लें या बात कर लें, उसके घर का नंबर भी बताता हूँ आपको, लेकिन फिर जब वो इस तरह लड़ाई हुई ना, हम बहुत लड़े दोनों, हाथापाई
एक जिस जगह पे लड़े थे छुड़ाने वाला भी कोई नहीं था, लड़ लड़ के थक गए एक दूसरे के साथ ना। उसने उसका नाम भी लिखा हाथ पे उससे ब्लेड से। तो मैंने कहा यार तेरा प्यार सच्चा लगता है, लेकिन मुझे तेरी भाभी है। उसने कहा, उसने जिसका नाम लिखा था ना, उसने ना कहा, फिल्म आई नहीं है तब कोई पता नहीं दोस्ती के ऊपर, उसने कहा यार दोस्ती की खातिर ना तेरी भाभी वो मेरी भाभी तेरी हो गई। मैं कहा अच्छा उसको पता ही नहीं है जो हमारी जिस पे हम लड़ाइयाँ हो रही है, उसको पता ही नहीं है, यो उसको उसकी जाने बुला ना, कभी लेना ना देना, हम आपस में ही जिंदगी बनाई हुई है। तो अब वो जब ये हो गया, उसने कहा चलो ठीक है, अब मैं फिर हम उसी जगह से गुजर रहे हैं, वो देख रही है, हम भी देख रहे हैं, बस गुजर के जा रहे हैं। बस ये एक छोटा सा मोहब्बत थी कि गुजरते हुए देख रहे हैं। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि यार अब मुझे ना एक लड़की और पसंद आई। मैं कहा वो कौन है? उसने कहा वो दूसरी वाली जो उसके साथ होती है ना वो। मैं उसको देखा, मैं कहा ये ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे करके जम किया। फिर उसके बाद हमने लड़ा नहीं, हमने कहा ठीक है ना, उन्हें पता ही नहीं थे, ऐसी लड़ लड़ फावे हो गए। एक होता है ना नीचे आपके अक्सर चैनल के आप लिखते हैं वार्निंग, हाँ तो ये वार्निंग हम ये दे रहे हैं कि हमारी अब वाली भाभी ना देखे। नहीं उसको पता है। अच्छा। मैं बता देता होता हूँ, मैंने जिंदगी में ना छुपाया, पहले ही आपने अपना इंतजाम कर लिया। छुपाता नहीं। देखें जब मतलब अल्लाह से कोई पर्दा नहीं है तो फिर बंदों से उतनी हद तक पर्दा करना चाहिए जो बातें आपकी होती हैं, लेकिन बंदों के से क्या छुपाना, मुझे इसमें क्या, मैंने ज़िंदगी मेरी बड़ी अच्छी गुजरी है, हमने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे आज हमें पछतावा हो। हम अब अच्छी किसी जगह पे बैठे हुए, समझदार हैं, अकल बूझ है, ये बचपना था। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि एक फिर छत पे जाते थे, छत पे अब लड़की दूर खड़ी थी, रेड कलर का दुपट्टा नजर आता होता था, बस वो लड़की। अब हम जब गए हैं तो वो दुपट्टा नजर आ रहा है, तो वो लड़की हमारे साथ सेट है। अब उसको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि इसका घर कौन सा है। और ये भी नहीं पता कि इसके एक्चुअल फीचर्स क्या होंगे। अच्छा मैं आपको इसकी इसी पे मजे की बात बताता हूँ। लोग मुझे पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हम ना शेरा वाले स्कूल पढ़ते थे, तो वहाँ से हम एक गली में से गुजरते थे, गेम खेलते थे वहाँ जाके ना, वीडियो गेम में। वो जब छुट्टी हो जाती थी तो हमें नमाज़ पढ़ाई जाती थी वहाँ पे, हम नमाज़ पढ़ के निकलते थे, या 8वीं 9वीं क्लास में होंगे हम। तो यूँ करके हम गेमें खेलते थे, गेमें खेलते वापस आते थे ना, तो जिस गली से गुजरते थे ऊपर तीसरी मंजिल पर ना एक लड़की बैठी होती थी, उसके अंदर खिड़की के अंदर। हमने जब गुजरना उसने बैठे होना, मैं सोचता था कि यार ये वाकई शायद मेरे लिए बैठती है। फिर उसने हमने कहा दूसरा गुजरे, फिर अगले दिन फिर गुजरे, 3-4 दिन वो बैठी रही। हम बड़े परेशान, मैंने दोस्त को बताया, मेरा दोस्त, हम इकट्ठे ही होते थे। ऐसे कहा, मैं कहा उस्ताद जी है देखो। उसने कहा अच्छा। उसने जब देखा उसने कहा हाँ पसंद कर दिए तेनू या मैनू, ऐ सानू नहीं पता, लेकिन एन देख दी सानू है। ठीक है हम चल रहे, आना जाना शुरू हो गया, उसको देखते हुए गुजरना, उसको देखते हुए जाना, उसको देखते हुए गुजरना, उसको देख के फिर कभी नीचे खड़े हो जाना, वो देख रही है, वो वहीं बैठी हुई है। मैं सोचता था ये यहीं बैठी रहती है, इसका मतलब कोई और काम नहीं करती। जब हम गुजरे वो वहीं पे है। हफ्ता गुजरा, उस हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह इश्क में मुब्तला हो गए थे। उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने सजा लिए थे, उसके घर कैसे जाना है, उसकी रिश्ता कैसे होगा, शादी सारा पूरी प्लानिंग सोच ली हुई थी, मंगनी कैसे होगी। अच्छा। तो ना यूँ करके हम गुजर रहे, तो मैंने देखा कि वो नीचे बैठी हुई लड़की नीचे आई। मैंने उसको अपने दोस्त को, मैं को थले आई, हम जाके देखा तो वो बेचारी ज़हनी तौर पे माजूर थी, और वो उसको खिड़की में बैठा दिया करते थे उसके माँ बाप। और हम एक दूसरे का मुंह देखे ना, मतलब मैं उसकी तरफ देखूं और वो मेरी तरफ देखे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ज़िंदगी मतलब इसी तरह की थी, हम बच्चे थे। तो कितना अरसा बाज रहे? बास तो कभी भी नहीं अच्छा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 3-4 दिन का वक्फा होता होगा जिसमें सैड, वो भी इसलिए सैड होते थे कि कुछ सैड गाने होते थे वो हम सुन नहीं पाते थे, तो उसके लिए हार्ट ब्रेक जरूरी होता था। तो हार्ट ब्रेक जब होता था तो वो सैड गाने सुनते। अच्छा, और वो पर्टिकुलरली कोई 1-2 गाना याद है कोई खास? अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। वो गाना जन सा था, उसके लिए जानबूझ के 2 दफा दिल तोड़वाया कि यार ये गाने का मजा नहीं आ रहा। मैं दोस्त से कहता था कि यार मजा नहीं आ रहा। मैं कहा हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा। कहता ओके डन करो, ब्रेकअप, वहीं पे ब्रेकअप, और ब्रेकअप जो ही हुआ फिर गाने का मजा आया। मैं कहा ये चीज़ आप यकीन करें, उस दो अब तो मैं सिगरेट मतलब मैंने नहीं पीता, मैंने कुछ अर्सा पिए सिगरेट। तो सिगरेट पिए कैसे, मतलब हार्ट ब्रेक का आलम ये था कि अब डैडी, मेरा ना रिज़ल्ट आया, मेरी सप्ली आ गई FSC में, सिगरेट जो शुरू की, तो मैं दुखी हूँ, मार पड़ गई है घर से बहुत ज़्यादा। डैडी ने मुझे तुन दिया ना, धुनाई कर दी है मेरी, यानी कि मेरे बाल भी इस तरह हुए हुए हैं, मेरे शर्ट के बटन फटे हुए, ऐसे लगा कि बड़ी ज़बरदस्त 8-9 बंदों ने मारा हुआ मुझे। इस तरह करके मैं नीचे उतरा हूँ। मेरा दोस्त बाहर गली में था और रिज़ल्ट उसका भी आया हुआ था, वो भी फेल था अल्लाह की मेहरबानी से।
यूं करके हम बाइक पे बैठे हैं और यूं करके हम एक जगह पे पहुंचे। यानी कि दोस्ती छोड़ी नहीं आपने, दोस्ती कहीं मेरा नहीं आज भी मेरा दोस्त है, मेरी ज़िंदगी का पहला दोस्त है। ये जो मेरा प्रोड्यूसर बैठा हुआ है ये भी मेरा बचपन से मेरे साथ है, मैं इनके घर में बड़ा हुआ हूँ, मल्लेदार भी है मेरा। मेरे दोस्त नहीं छूटे मेरे से। तो जो पुराने थे, नए तो बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं, लेकिन जो मेरे सही दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदगी जब तक हमारी है हम साथ रहेंगे। लड़े भी बहुत हैं आपस में, बता तो रहा हूँ, माता भाई बहुत है। अब मैं नीचे उतरा हूँ तो वो ठीक था, उसके घर में किसी ने मारा नहीं उसको, मेरी हालत ख़राब थी, मतलब मेरे शर्ट के बटन भी टूटे हुए हैं। उसने मुझे देखा, कहना तेनू क्यों है? मैं कुछ नहीं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा, ये मैं FSC की बात है, तब ज़रा थोड़े बड़े हो गए। यूँ करके हम गए हैं, गली से सिगरेट लिया, सिगरेट खांसी आना शुरू हो गई, फिर पानी पीना शुरू कर दिया। अब मुझे लगा कि मैं फौत ना हो जाऊं, सिगरेट पीना शुरू कर दिया ना, इतना बुरा लगता था सिगरेट वो। अब हमारे लिए तो वो अपनी तरफ से हम अपने आप को नुकसान दे रहे थे ना, दुख में कर रहे थे वो सारा कुछ। फिर ना सिगरेट पीना शुरू कर दिया, फिर सिगरेट अच्छा लगना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उस सिगरेट का ये प्रॉब्लम हो गया कि अब सिगरेट के लिए भी दुख चाहिए, बस सिगरेट तब पीना है जब दुख होगा। लेकिन देखें, जब कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता था और इतने क्लोज आपके बॉन्ड्स हैं, तो उसमें छुपाना बड़ा और मुश्किल ऐसे था। पता चलता था कि मेरे चाचे पे सारे सिगरेट पड़ते थे, वो पीता था ना कि ਉਹਦੇ सिगरेट ने साढ़े थे ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। फिर एक सिगरेट के बाद इलाचियाँ और पता नहीं छालिया क्या क्या मुंह में डाला हुआ है, दांत साफ 2 दफ़ा हो रहे हैं। अम्मी भी सोच रही है कि घर में नहीं पीते थे, वो छत पे पीते थे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं सिगरेट में लेके आया, मैं मेरा कज़न 2 3 4 लोग थे हम छत पे ना, रात को छत पे पिया करते थे जाके। तो ना मैं सिगरेट मेरे मुंह में है, वो माचिस जला रहा है, कहता वो माचिस नहीं चल रही। तो नीचे से मेरी चाची ना नीचे खिड़की में ही खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा मैं उत्ते आके चला दिया माचिस। ओहो, फिर वो जलालत हुई है हमारी। अच्छा ये याद रखिएगा कि जब भी पकड़े गए हैं ना तो धुनाई बहुत हुई है। ये हम बिल्कुल हम इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि कुछ बचा नहीं हमारे में से। यानी कि जब जब आप पकड़े जाए, हाँ, वो डोई हो, वो चावलों वाला चम्मच हो, वो पराते हो, वो जूतियां हो, वो बेल्टें हो, वो डोइयां हो, कुछ भी हो। यानी कि अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक औजारों का म्यूजियम बनाएं तो जिससे मैं पिटाऊं, हाँ, तो क्या क्या रखेंगे उसमें? उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा, उसमें टेबल भी आ जाएगी। अच्छा। हाँ, टेबल भी उठा के अम्मी ने मारी हुई है। इवन वो कैंची थी, मेरे सर में अभी भी निशान है, कैंची भी मार दी हुई है कि सर फट गया था वो। मतलब कि फिर लिहाज नहीं होता था ना कि एनु है भी। आजकल तो हम अपने बच्चों कहते हैं गिर ना जाए, ये ना हो जाए। मैं सोचता हूँ धड़क के मारा करते थे। मैं अम्मी को, हाँ, मेरी अम्मी अब बूढ़ी हो गई हैं, ज़रा एज हो गई है, तो मैं अभी उनको प्यार से लाड करता हूँ ना। मैं कहता हूँ माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ पता चलता सी कि मैं शरारत की है ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मतलब मैंने लगता सी कि हुण मेरी, तो मैं इस तरह देखता था, सहम जाता था। मेरी माशाल्लाह मेरी अम्मी बड़ी वो थी, ऊंचे लंबे कद की थी, अच्छी जानदार थी। वो जब भी मेरी अम्मी का हाथ पड़ता था ना तो मुझे याद रहता था कि मेरी माँ ने सानू कुटिया। मेरी मुझे इस तरह मार पड़ी, मैं छोटा सा था तो मैं टीवी के आगे बैठा हूँ, अंगूर खा रहा हूँ। तब नया नया टीवी आया था ना, तो हमारे घर में टीवी था, उसके आगे वो ब्लू कलर की स्क्रीन लगती थी, वो कलर हो जाता था। तो मैं बैठा टीवी देख रहा हूँ और अंगूर खा रहा हूँ। मेरी बहन को मेरी अम्मी मेरे पास छोड़ के गई हैं, कहता ध्यान रखी। मैं कहा ओके। मैं अंगूर में मस्त, तो पिछों अभी मैं ना, मुझे नहीं पता क्या, मैं आपको वाकया बता रहा हूँ। अम्मी ने कहा ध्यान रखी। मैं कहा ठीक है। अम्मी मेरी उधर उस दौर में ना मशीन लगती होती थी, पूरी एक रस्म होती थी घर में ना, हाथ से कपड़े धो रहे हैं, ये हो रहे हैं घर में, थापियां होती थी और वो कपड़े धुल रहे हैं। यूं करके मैंने देखा मेरी अम्मी उधर से आई है, मैंने ये देखा तो मेरी अम्मी के हाथ में ना वो कपड़े बर्तन धोने वाला डंडा। मैं कहा अब मैंने क्या किया है, मेरे एकदम मेरे जेहन में ख्याल है मैंने क्या किया। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा वो एनी किथे। मैंने कहा पीछे खड़ी, पीछे वो है ही नहीं, वो खिड़की से नीचे गिर गई हुई थी पूरी बिल्डिंग। यानी कि वो एक मंजिला नीचे गिरी। तो ना वो बंदा उसको एनी को उठा के लाया, मेरी बहन को ना, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे खराश तक नहीं आई। आप यकीन करेंगी कि अच्छा वो नीचे बंदे जो खड़े, उन्होंने क्या इंज लगा किसी ने कूड़े का लिफाफा सुटिया उतों, छोटी सी थी माड़ी सी, तो किसी ने लगे कूड़े का लिफाफा सुटिया। तो नीचे स्कूटर खड़ा था, उसके नीचे साथ जाके गिरी, तो वो उठा के ऊपर ले आए। और आपको कितनी खराशी आई? मुझे तो बहुत खराशी आई। मैं कहा, मैं अम्मी को कहा, मैं क्या इन्ना उन्होंने डिगन ते सट्टा नहीं लगियां जिन्नियां मैनू रगूड़ खान ते सट्टा लग गई ने। तो वो एक जिंदगी बड़ शरारत से, आपने कहा ना शरारती कितने थे, शरारती दबा के थे। मतलब आप यकीन करें कि हम जब मेरा नानका सारा साहिवाल का,
हम कभी साहिवाल चले जाते थे ना, सारे खाला के बच्चे और ये वो, हमने उस गली के अंदर उधम मचा देते थे। वो साहिवाल की वो गली, फरिश्तों वाला वर्कशॉप थी वहाँ पे, वो साहिवाल की वो गली तबाह बर्बाद हो जाती होती थी रात तक। वो पता बत्ती जाती थी तो हमने रंग भर के ना लिफाफों उसमें गुब्बारों में वो गुब्बारे बना लेते थे और छतों पे छुप जाते थे। फिर जो बत्ती गई होती थी, जो बंदा गुजरा टबन टबन, वो एंड पे बंदा जब बत्ती आई थी उसका मुंह सारा काला नीला लाल रंग से हुआ था। तो ये किस किया करते, मतलब इतने शरारती थे, आप यकीन करें कि अभी तो मतलब अभी भी मैं थोड़ी बहुत शरारतें कर ही लेता हूँ, लेकिन उस वक्त तो तबाही मचाते थे। ये आजकल के बच्चों को तो शरारतों का पता ही नहीं होना। अच्छा, जब वो जो एक भाभी जो होती थी, जो मतलब या आपकी होती थी या आपके दोस्त की होती थी, जब वो, क्योंकि वो आप एक्चुअली तो किसी की भी नहीं थी, तो जब वो जेन्युइनली आपकी भाभी बनती थी। नहीं, वो कभी भी नहीं बनी किसी नहीं, जब वो शादी किसी के साथ तो होती होगी। हाँ, वो बड़ियों सालों की हो तो गई। फिर कैसा दुख का आलम होता था उस वक्त, कैसे, यानी कि वो हम कुर्सियां लगाते थे दुख का आलम क्या होना, रोटी का पूछ रहे होते थे क्या कि पकिया है, मटन है। आज मामू कहते हैं। नहीं नहीं, मामू क्यों कहना, हम जानते ही नहीं उसको, कौन तू कौन मैं कौन परा। तो रोटी खाने जाते थे हम शादी पे, माशाल्लाह बड़े शौक से अच्छे कपड़े पहन के रोटी खा के आते थे। दुख में भी, दुख का प्यार का तो हमें अंदाजा नहीं था ना व्हाट इज रोटी। अच्छा, वो तो खैर रोटी तो नहीं छोड़ी जाती। अच्छा, अब जिस एज में हम थे ना, हमारे लिए प्यार 3-4 गानों में होता था बस, या एक आधी फिल्म में हो जाता था। वो समझ आती थी कि हाँ ये मतलब प्यार ये होता है, इसके लिए जान दे देंगे, इसके लिए। वो फिल्म थी कौन सी जो अभी आई है, वो जो सी तब तेरे बिन जी लेंगे हम, कुछ वो उसका दूसरा पार्ट भी, आवारगी, क्या था वो फिल्म का नाम, आशिकी। ओहो लो कर लो गाल। तो आशिकी के बाद पता चला ना मैं कि इश्क क्या होता है और हम इश्क कैसे करना है, वो भी फिर गाने तक ही महदूद रहा ना। वो तो इश्क लंबा नहीं चल सकता था, टाइम नहीं था। मतलब हमारी जिंदगी में और बड़ी सारी चीजें थी, घर के सौदे लाने होते थे, मार खानी होती थी, स्कूल जाना होता था, ये सारा कुछ। आशिकी के लिए टाइम बहुत कम था, रूटीन बहुत टफ मतलब बता रहा हूँ ना, मजदूर टाइप लोग थे। घर में हमने सामान भी हमने लेके आना है, सारा आटा भी राशन भी। तो पता चले कि फिर कई दफा तो ऐसे होता था ना कि जो होम डिलीवरी नहीं थी, सब कुछ तो सारा कुछ खुद ही। रोटियां लेने खड़े हुए हैं तो जो हमें पसंद है वो गुजर रही है, तो वो रोटियां लेते ही देख रही है हमें, कहते मजदूर टाइप के लोग ने। तो क्या होगा हमारा वो कैलिबर, उसमें क्या होगा। लेकिन दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। उसमें एक चीज़ बड़ी अहम मैं आपको बता दूं इस सारी शरारतों के अंदर, कि फिजिकल कांटेक्ट कहीं पे भी नहीं था। वो रूहानियत ही बहुत ज़्यादा थी, स्पिरिचुअलिटी कहते सच्चा प्यार होया है। तो सच्चा प्यार था वो ना, मतलब हर प्यार सच्चा था कि कहीं पे फिजिकल कांटेक्ट की कोई बात ही नहीं आ सकी। इवन यकीन करें आप कि एक दफ़ा एक लड़की का नंबर मिल गया। अब वो ये आलम ये है कि हम 3 लड़के बैठे हुए हैं अपने दोस्त की दुकान पे, वहाँ टेलीफोन पड़ा हुआ। तो अब उसकी लड़की को फ़ोन करना है, तो हिम्मत नहीं पड़ी कि कॉल कौन करेगा। फिर हमने वो पुगा, अच्छा इसकी एक ही बाड़ी आई कि तू करेगा। वो पुग के उसने फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा नंबर मिलाया, उसने कहा हेलो, इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कौन होती अम्मी सी, कहता नहीं हो गई सी। मैं कहते गल क्यों नहीं की थी कहता नहीं गल नहीं हुई। अच्छा, हमारे घर में जब टेलीफोन होता था ना, तो क्योंकि मेरे 3 भाई हैं तो बड़ा सख्ती से होता था, और मैं एक ही बहन हूँ, कि मेरा तो मुमकिन ही नहीं था ना कि मैं फ़ोन उठाऊँ। इजाज़त ही नहीं थी। इजाज़त ही नहीं थी, ठीक है, कि करीब ही नहीं आना। हाँ, वो बहुत बुरा समझा जाता था कि भाइयों के होते हुए कि जी घर की बेटी ने फ़ोन उठा लिया। हाँ, ये तो इतनी मायूब बात समझी जाती थी। उस वक्त लोग ऐसे थे, लेकिन उस वक्त लोग बेहतर थे। आजकल तो मतलब अल्लाह माफ़ करे, मतलब आजकल का तो मैं क्या बताऊं, आजकल तो ज़माना ही बदल गया। आजकल तो आप नेकी करें तो कहती नहीं कि तो भाई। अच्छा ज़ोहैब भाई, आपने ज़ाहिर वो दौर भी देखा हुआ, और आप बहुत ज़्यादा, आपका इंटरव्यूज़ वगैरह का सिलसिला भी चल रहा होता है डॉन्स के साथ। हाँ। अब तो खैर टिकटॉकर डॉन्स हो गए, डॉन्स भी मॉडिफाई हो गए। टिकटॉकर यूट्यूबर डॉन है आजकल। एवं पुट्ठे सीधियां गड्डियां ते पुट्ठे सीधे मुंह बना के ते लगे फिरते, और उधर ही धमकियां, उधर ही लड़ाई, जुबानी कलामी वहीं ख़त्म। आजकल वैसे बदमाशी भी चेंज हो गई थी ना। आजकल तो जब से बंदूक का राज आया है, पहले तो हम हाथापाई करते थे ना, हमें होता था कि तगड़ा कौन है, उच्चा लम्मा कौन है, केड़ा किनू ढालेगा। हम जाते थे ना, तो हमें इसलिए जाते थे कि जिम करते हैं, मैं कुश्ती करता था अपने खाड़े के अंदर, तो वो होते थे कि ए पहलवान लेके जाओ, सारे जिम के लड़के जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं। आजकल तो बंदूक निकाल लेते हैं, अगला माड़ा सा चरसी सा बंदा बंदूक निकाल, पता चलता है 5-6 पहलवान गोली मार बज गई है। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो सेंस में ही नहीं है। तो वो अभी 5-6 पहलवानों इंज भी गोली बज जाती है, क्योंकि वो चरसी बंदा है, उसके हाथ में गोली है, बंदूक है। तो वो आजकल लड़ाइयाँ वो नहीं रही हमारे दौर में। बाज आ गए बाज आ गए।
मेरे बात बदमाशी से नहीं हाँ। ये इस वाली चीज से वो सीसीटी की वजह से बाज आ गया ना, अल्लाह की मेहरबानी हो गई। हाँ। ये हर दौर में एक दौर आता रहा है कि जब पुलिस ने थोड़ा सा हाथ टाइट किया है तो ये सारे बदमाश छुप जाते थे। ये जितने टिकटॉकर और यूट्यूबर बदमाश बने हुए, इनको भी बड़ी बड़ी ठापे पड़ी हुई हैं। अब पुलिस वाले इनको भी उठा लेते हैं, इनको भी पर्चा कर देते हैं, सारा कुछ हो जाता है। ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मैं तो इसके हक में हूँ, ये होना चाहिए। हमने जो पुलवानी देखी है ना, हमने उसको और लेवल पे देखा है। और नहीं, वो अगर आजकल के वो दौर में होती तो शायद आजकल के बच्चे वो हैंडल कर भी ना पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी वो ब्रॉटअप ही उस तरह नहीं है ना, उस नहीं माहौल में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो वो शायद जिस तरह आज का बच्चा, जिस तरह आपने ये कहा कि जी आपको अगर फर्ज करें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आपने सिगरेट शुरू कर दी, हाँ। और आजकल खुदा ना खास्ता बच्चा स्टार्ट ही सुसाइड से उसके अटेम्प्ट से होता है। ऐसे ही है। ठीक है, आप आजकल के तो मुझे वही लगता है कि तरबियत बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा। एक और सवाल मेरा ये है, और ये एक आम आदमी का सवाल है या आम औरत का सवाल है कि जितने भी डॉन हैं उनमें मेजॉरिटी बट्टों की क्यों है? मतलब बड़े बड़े जितने भी नाम हैं, इफ़ आई एम राइट, अब मुझे नहीं पता, मेरा अंदाजा ये कहता है जो नामी गिरामी नाम सुने मैंने। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। ये सुसाइड से आपने बात की ना, कि मेरा एक दोस्त है, उसने इस तरह करके हम बात हो रही थी, उसको प्यार में कहीं लगा कि उसका धोखा हो गया, तो उसने ना कहा कि उस दौर में ना लोग गोलियां खाते होते थे, आशिक, उस दौर के आशिक ना गोलियां खाते होते, जो हमसे बड़ी आगे वाली जनरेशन थी वो गोलियां खा लेते थे ये। तो इसने भी ना, मेरा दोस्त है, गोलियां खा ली हैं। मैं नीचे आया, मैं की है, गोलियां खा ली हैं। मैं कहा गोलियों, मैंने सुना हुआ है कि वो मुंह में पाइप डालते हैं और वो उल्टी कराते हैं, कितनी गोलियां खाई? कहना नहीं गोलियां खा ली। मैं कहा ले गए, चलो उसके डॉक्टर के पास, हम दो जने, वो हमारे महल्ले में डॉक्टर था, उसके पास ले गए। डॉक्टर साहब ने गोलियां खा ली, कितनी गोलियां खाई? कहता है बस डॉक्टर साहब गोलियां खा ली। कितनी गोलियां? कहता 2 गोलियां खा ली है। मैंने कहा 2 गोलियां खा के तू इस तरह की हरकत कर 2 ब्रूफिन की गोलियां खाई हुई थी। फिर उसके बाद उसको लेकर देखा यार रोटी खवाओ ठीक हो जाएगा, ड्रामा लगा रहा है। तो गोलियां खा ली। वक्त पड़ गया सारे लड़कों को ना, गोलियां खा ली, उन्हें गोलियां खा ली। वो गोलियां खा के उसको उठा के ले गए, उन्होंने कहा 2 गोलियां खा। डॉक्टर भी गुस्सा चढ़े उसको कि लोग ने की बार रखा था। कहता अच्छा, दूसरी आपने बात की बट क्यों बदमाश होते हैं? सारे ही बदमाश हैं, बट तो अब तो झूठे बट भी बन गए हैं ना बदमाश बनने के लिए। लेकिन जिनको अगर आप फर्ज करें सोशल मीडिया पे जो हम नाम सुनते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब, तो आजकल तो लोग झूठे बट भी बने हुए हैं। वो तो खैर हर कास्ट के अंदर हमेशा झूठे, मतलब ऐसे झूठे बट हैं कि प्रूव भी हो गए हैं, फिर भी फखर से कहते हैं कि बट हैं। मतलब फिटे मुंह कुछ और काम कर लो, तुसी साडी बरादरी नूं ही बदनाम करन टुरे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन भी है। बट लोग जिनसे कश्मीरी हैं, जितना मैं अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान को, बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे ख़ानदान में भी, तो जितनों को मैं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम बदमाशी पे कभी किसी ने फ़ख्र किया या वो ऐसी करके और उन्होंने शोएं मारनी शुरू की हैं। गड्डी भी वड्डी लेती है ना, तो शो नहीं मारी, वो खड़ी हो गई है साइड पे। तो मतलब इस तरह के शोबाज लोग हैं कि जिनको देख के आपको शर्म आती है, फिर वो कहते हैं फलां बट ते फलां बट। मैं जो बटा चंडा मारे बंदा, कहते हैं शर्म है थोड़ी जी, हया है। लेकिन चलें, क्या कह सकते हैं। आपका जो सहाफ़त का सफ़र है, उसमें अगर मैं पूछूं, आपने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो इंटरव्यू जिसको आपको लगता है कि आपका बेस्ट रहा या मोस्ट मेमोरेबल रहा, किस शख्सियत के साथ? एक इंसान का होता है फेवरेट, कि वो इंसान कहता है कि भाई ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त किया, मेरे डैडी का इंटरव्यू किया। अच्छा, मेरे डैडी जर्नलिस्ट थे। हाँ, वो तो मुझे पता, और मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी हुई है। मैं जब भी किसी चैनल पे जाती हूँ, उनका माशाल्लाह बड़ी इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। डैडी का इंटरव्यू किया था मैंने बनाम सरकार में, सिटी 42 पे ही। सियासत और पॉलिटिकल बीट करते थे, तो सियासत के ऊपर उन्होंने एक तज्जिया दिया था, वो मेमोरेबल था और मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे वालिद के साथ स्क्रीन शेयर करके। दैट वाज द मेमोरेबल टाइम। वैसे मुझे अगर किसी का इंटरव्यू करके मज़ा आया है, जो मैंने इन्जॉय किया है बहुत ज़्यादा, वो नदीम सईद वाई साहब थे, उनका इंटरव्यू मैंने बड़ा इन्जॉय किया। बस पतंगों की, गुड्डियों की बातें हो रही थी, बसंत की बातें हो रही थी। आई रियली इन्जॉयड इट। और दूसरा इंटरव्यू नासिर भोलू का मैंने इंटरव्यू किया, आई रियली इन्जॉयड इट। वो बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू, दोनों इंटरव्यू मेरे उस पॉडकास्ट उसमें पड़े हुए हैं। आई लव्ड इट। और एक मैंने इंटरव्यू किया था, जो इंटरव्यू करने के बाद मेरे उस शख्सियत के बारे में मेरे ख्यालात बदल गए थे। वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब थे। उससे पहले शायद मैं उनको इस तरह नहीं जानता था या नहीं उनके बारे में सोचता था, लेकिन जब मैं उनसे मिला, उनकी बातें सुनी, उनके साथ बैठा, उनके साथ इंटरव्यू किया। पहला इंटरव्यू उनका मैंने किया था इलेक्शन में ना, 2017 में इलेक्शन हो रहे थे, तब उनका इंटरव्यू किया था, मैंने किया था सिटी उसके लिए, लाहौर न्यूज़ के लिए।
तो दैट वाज अ मेमोरेबल टाइम, मेमोरेबल पर्सन। और मुझे इस बात पे कभी कभी फ़ख्र होता है कि मैं उन शख्सियत से मिला हुआ हूँ और मैंने उनसे इंटरव्यू किया हुआ है, तो वो ये कुछ लोगों में से एक हैं। और कोई आपको एक होता है ना कि पछतावा हुआ कि यार ये जो आप सोच के गए हो और वो ना हुआ हो? नहीं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हैं तो मेरे दोस्त ही, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन जहाँ आपने बेचारे बचपन के दोस्त को रगड़ मारा है। नहीं, नाम नहीं लिया मैंने इसका। वो तो समझ गया, हाँ। आपके इर्द गिर्द के लोग समझ गए, हाँ। वो सब निकाल लेंगे, आजकल के दौर में निकाला जा सकता है। निकाल लें, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपको लगता है कि इन बातों से हमारी कुछ कम होती है? तो फिर आप ले लेना। नहीं, वो उनका नाम नहीं लूँगा, वो अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। उनका इंटरव्यू करके मुझे ये लगा कि ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। ये इंटरव्यू थोड़ा सा, आपको पता होगा किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मैं करना चाहता था, ना मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, मेरे लिए बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं इंटरव्यू से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, तो बस वो एक इंटरव्यू बुरा था। और सियासत में आप किसको, आपको लगता है कि एक बात होता है ना कि एक इमेज होता है कि आपके जहन में था और पहले जो आपने समझा हो कि ये अच्छा है और वो उस तरह ना निकला? इमरान खान साहब, मैंने उनको वोट डाला हुआ है। अच्छा। हाँ, मुझे लगता था कि बहुत अच्छे हैं, बट इनको मौका मिलना चाहिए। वैसे मैं सियासतदान किसी को पसंद करता हूँ ना, बहसीत सियासतदान, अभी अपने लॉर्ड जिसको मैंने होश में सुना भी है, देखा, वो बेनज़ीर भुट्टो थी शहीद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो सियासत थी मुझे पसंद थी। आई रियली लाइक इट। मुझे उनकी बातें, मैं आज भी कभी कभी उनकी पुरानी तकरीरें, पुरानी चीज़ें सुनता हूँ। ग्रेसफुल अपनी जगह पे, बहैसियत लीडर मेरे ख्याल में वो बड़ी क्रिस्मेटिक खातून थी। उनको पता था कि सियासत कैसे करनी है। वो पाकिस्तान की सियासत का एक लाइटर फेस थी। वो क्या कहते हैं, मुफाहमत की सियासत करती थी। ये मुफाहमत की सियासत असल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पॉलिसी है, जिसके ऊपर आप मिल के मुल्क के लिए काम करते हैं, आप लड़ाइयों से निकलते हैं। तो ये माफ़ करने वाली रवायत भी उनकी तरफ से पहले पड़ी, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अब उस रवायत को, उस रविश को अपनाया है। ये अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान साहब मुझे इसलिए पसंद थे कि मुझे लगता था कि इनको मौका मिलना चाहिए। मैं उनकी तकरीरें सुनता था, मुझे ऐसा लगता था इस शख्स के पास हर मुसीबत का, हर परेशानी का हल है। मुझे ऐसा लगता था। जो मैं उससे मुतासिर था ना, मैं सोचता था कि इसको कोई भी सवाल, क्योंकि मैं उस वक्त में जर्नलिज्म में था, मैं खान साहब को बुलाया करता था, मैं बशर लुकमान साहब का प्रोड्यूसर था, मैं एक्सप्रेस में था, मैं वहाँ फ़ोन करके खान साहब को बुलाया करता था। खान साहब आया भी करते थे, हमारे शोज़ में बैठा भी करते थे, बशर साहब के साथ भी बैठा करते थे। तो ये उस दौर की बात बता रहा हूँ मैं, कि मुझे खान साहब के ऐसा लगता था कि इस बंदे के पास हर लॉजिकल रीज़न है हर प्रॉब्लम का। फिर जब खान साहब इलेक्शन में खड़े हुए, मैंने उनको वोट डाला। फिर ये जो हुआ था शौकत खानम वाली चीज़, उसमें हमने फ़ंड रेजिंग भी की, मैंने फ़ंड रेजिंग की अपने स्कूल में, हर जगह पे फ़ंड रेजिंग की। लेकिन जब खान साहब को वोट भी डाल दिया, वोट असल में मैंने डाला, खान साहब को भी था, मेरा दोस्त था ज़मान नसीब, वो मेरे हल्के में खड़ा था, तो मैंने उसको वोट डालना था, हमने वोट डाला। अंदरून शहर का वोट था ये। लेकिन जब खान साहब पावर में आए, तो सबसे पहला धचका मुझे ये लगा कि जब 100 दिन की तकरीर दी ना, मैं तो खान साहब के तभी भी साथ था, तो मैं खान साहब के साथ रहा। मैंने कहा इस बंदे को मौका मिलना चाहिए। फिर 100 दिन की तकरीर आई ना, तब आहिस्ता आहिस्ता हम डिप्रेशन में जा चुके हुए थे, क्योंकि हमने जिसको चाहते थे कि वो आए, वो आया, तो आके उससे हुआ कुछ नहीं। फिर उसने कहा कि मैं 100 दिन का अपना एक प्लान दूंगा। उन प्लान में खान साहब ने अंडे, मुर्गियाँ, कट्टे, ये चीज़ें डाल दी। अब मेरे जैसा बंदा, उधर सारे बैठे लोग हंस रहे थे जिस तरह आप हंसी हैं ना, मैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो उस वक्त खान की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रहा था ना, मैं रो रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। लोग हंस रहे थे, बड़ा उनको पता था, ये शायद जो खान को जानते थे वो हंस रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसे लोग वो रो रहे थे कि यार मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि ये लीडर है, ये सारा कुछ करेगा, ये सारा कुछ देगा। फिर उसके बाद खान साहब के थोड़ा और करीब होके देखा, उनको पावर में जब वो थे, चीज़ें देखी, तो फिर मुझे एहसास हुआ, हो ये तो इनसे भी ज़्यादा बुरा है। जिनको ये बुरा कहता है, ये खुद इनसे भी ज़्यादा बुरा है। और ये सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, मतलब अपने आप की, अपनी शख्सियत से बाहर ही नहीं निकलता। इसने हर एग्जाम्पल, हर चीज़ अपने इर्द गिर्द से शुरू करनी है। तो वहाँ आके मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। हालांकि खान साहब की पर्सनैलिटी बहुत क्रिज्मेटिक है, क्रिज्मेटिक मैन है। आप उनके साथ कभी एक नशिस्त करें, कभी मुलाकात हुई है आपकी? नशिस्त करें कभी आप खान साहब के साथ, तो आप उनके सहर में मुब्तला हो जाते हैं। मैंने वो रास्पुटीन के बारे में सुना था, मैंने रास्पुटीन अगर कोई देखा है तो इमरान खान को देखा है कि वो वाकई क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है। मतलब आप उसके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो आप शहर में हैं उसके, आप उसके शहर से निकल नहीं सकते, उसकी ऐसी वाइब्स हैं उस शख्सियत के अंदर। लेकिन खान साहब को बहैसियत लीडर मैंने जब देखा,
बहैसियत लीडर जब मैंने उनको पसपा होते हुए देखा, फिर उसी शख्सियत को जिसको मैं एक लार्जर देन लाइफ समझ रहा था, मैंने वो 9 मई से पहले देखा कि वो किस तरह तकरीरें, किस तरह डेस्परेशन, किस तरह लोगों को सब कुछ बताना, किस तरह अपनी की हुई बातों को अपने ऊपर ही फेंक लेना। जब मैंने ये देखा फिर मैं तकलीफ में आ गया। मैं एक बड़ा पक्का और डेडिकेटेड वोटर था जो फिर मैं हट गया, लेकिन मैं कल्ट का हिस्सा नहीं था ना। मेरी मोहब्बत अंधी है क्योंकि मेरी 3-4 दिन की मोहब्बत होती है। अभी आजकल आपकी नई मोहब्बत जो है वो हम कहीं और जाते देख रहे हैं। मेरी मोहब्बत मेरे बच्चे हैं अब। नहीं आपकी अब वो आप उनको किस तरह देख रहे हैं? ख़वातीन को? नहीं किनको? थोड़ा सा हम बाहर आ जाते हैं। इकरार भाई और जवाद। हाँ, मेरा दोस्त है इकरार। तो क्या मुस्तकबिल लग रहा है? ठीक है, देखिए दुनिया में आए हैं, करने दे उनको। ये जो अंदरून लाहौर का ये ठीक है वाला यार बोला है ना, ठीक है, मतलब क्या करें, कर ले यार, देखे ना, करके देख ले, होना कुछ नहीं। मेरे डैडी कहते ठीक है कर लो, देख लो जो होता करके देख लो। हाँ, तो जेड़ा तुसी पहाड़ तोड़ना जाओ तोड़ लो। तो अगर उसको लगता है कि वो कर सकता है तो करना चाहिए। मतलब किसी ने ठेका तो नहीं ना लिया हुआ कि दुकान सिर्फ मैं ही चलानी है या मेरे बाद मेरे बच्चे ही चलाएंगे। क्यों, असी भी चलावांगे, हमारा दिल करेगा हम भी करेंगे। मतलब क्या दुनिया है? ये ऐलान तो नहीं है कोई? ऐलान नहीं, मतलब देखे ना, मैं दिल कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, जब मुझे इजाजत है, जब मुझे सारी इख्तियारात हैं, जब मैं कर सकता हूं तो क्यों ना करूं? वाई नॉट? वो पूछता वाई नॉट यार, करना चाहिए। मैं इकरार ने कहा वो भी करे, ये वसीम खड़ा ये भी करे, वो सनी बैठा सब करो, आप भी करें, किसने रोका? गालियां नहीं खाई जाती किसी के हिस्से की। यही तो लोग डराते हैं आपको। अब अगर आप गालियों से डर गए तो फिर आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लीडर तो डरने वाला नहीं होता ना, फिर आपको बिल्कुल नहीं करना। जवाद अहमद साहब भी नहीं डरते। देखिए जवाद भाई बिलाशुबा एक बड़ा नाम है उनका, बड़े हमारे मुल्क के स्टार्स में से एक हैं। लेकिन जवाद भाई की पॉलिटिक्स का जो स्टांस है ना, वो टोटली सोशलिज्म के ऊपर है। अब मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, जवाद भाई बिल्कुल जिस तरह सोचते हैं ठीक सोचते होंगे, मेरे लिए काबिल एहतराम है सारे लीडर्स की तरह। लेकिन जो जवाद भाई जिस तरह सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा एडवांस शक्ल देनी चाहिए। अब हम उस तरह का सोशलिज्म वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात डॉक्टर साहबा, जो अभी काबिज है ना, उनका कब्जा छुड़वाने के लिए हमें पहले उनके सफ़ों को तोड़ना पड़ेगा। हम नीचे से कमज़ोर रह के ललकारते रहेंगे, वो हमें पीस के रख देंगे। यानी कि आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की नेपोटिज्म के खिलाफ हैं? बहुत शदीद नेपोटिज्म के शदीद खिलाफ हूँ मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तो बेनज़ीर साहिबा भी तो भुट्टो साहब की, क्या बेनज़ीर साहिबा ने तो अपने बाप की गिरी हुई सियासत उठाई थी, वो तो दुकान ही उजड़ गई सी जड़ी उन्हें दोबारा बात की थी। हाँ, बेनज़ीर के बाद बिलावल नेपोटिज्म में आएगा, लेकिन बेनज़ीर मैं नेपोटिज्म नहीं समझता, मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। और ज़रदारी साहब को तो अब सारा कुछ मिल गया ना, अब तो वो तो गिफ्ट है, एक उनकी बेगम की तरफ से गिफ्ट है। लेकिन बेनज़ीर नेपोटिज्म नहीं है। बेनज़ीर ने तब आई है जब उसने अपने बाप को फांसी लग गई, वो बाप की मरी हुई सियासत जो उसकी लोगों को लगता था कि मर गई है, ख़त्म हो गई है, वो उठाने आई थी। और उसने अपने किरदार के ऊपर, अपनी शख्सियत के ऊपर, अपने बयानिए के ऊपर वो सारा कुछ खड़ा किया। जो एम्पायर खड़ा हुआ था वो अब बेनज़ीर का एम्पायर है, वो भुट्टो साहब वाला एम्पायर नहीं है। यही बात करने लगी हूँ कि आप ये देखें कि हमारी जो अगर बाप दादा की सियासत है वो अगर गिर रही है तो उसको बेटियाँ उठा रही हैं। बेटों में दम क्यों नहीं है? बेटे तो माशाल्लाह साहब, मतलब औलादे नरीना तो भुट्टो साहब की भी थी। वो बेचारे तो वो पता नहीं अब किसकी नज़र हो गए, वो भी एक बड़ी सैड स्टोरी है। मैं उनकी फैमिली फ्यूड में नहीं जाऊंगा, ना मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बेनज़ीर भुट्टो की सियासत पसंद थी और मुझे ऐसा लगता था कि सियासत पसंद थी। नेपोटिज्म के मैं ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं दोनों चीज़ें एग्री करता हूँ। हाँ, बेनज़ीर की सियासत का तरीका अच्छा था, वो डेमोक्रेसी की बात करती थी, उसको पता था कि पीपल्स राइट क्या होता है, उसको पता था कि लोगों को डिलीवर करना क्या होता है। और वो ये सिर्फ अपना ही भरने के अलावा उसको पता था कि लोगों को डिलीवर करना चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं डिलीवर करना। तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने किया और मेरे ख्याल से वो कामयाब भी रही। इसलिए आई लाइक हर पॉलिटिक्स। और नेपोटिज्म के आई एम स्टिल अगेंस्ट। एक सवाल आपने मेरा ड्रॉप किया। कौन सा? कि बाप दादा की सियासत को बेटियां ही कैसे संभाल रही हैं? क्या बेटों में दम क्यों नहीं आपको नज़र आता? मैं नहीं समझता ऐसा है। दम की बात नहीं है ये बात, इसको कह लें आपके
शायद उनका मूड नहीं है या वो करना नहीं चाहते। कई जगह पे बेटे कर ही रहे हैं, बिलावल कर रहा, बिलावल ने पूरी सियासत उठाई है, बेटा ने किया। बेटी हाँ मरियम की जहाँ अब तक आप बात कर रही हैं, ये इनके बेटे मेरे ख्याल से सियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो फिर बेटी आगे आएगी। हाँ हमज़ा वहाँ पर मौजूद हैं और हमज़ा साहब के साथ मुझे लगता है ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है कि हमज़ा साहब को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, क्योंकि हमज़ा साहब का नाम तो लाहौर में गूंजता था, तूती बोलता था, लेकिन हमज़ा साहब उन दिनों में एक्टिव नहीं रहे जिन दिनों में एक्टिव होना ज़रूरी था। ये मैं फिर वही बात करूँगा कि जब नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी हुई थी, लोगों ने समझा कि नवाज़ शरीफ की सियासत दफना दी है, तो उसकी बेटी आगे आई थी। उसने पत्थर भी खाए, गाड़ियाँ बिक गई, नैब के दफ्तर, जेलें, ये सारा कुछ भी होना चाहिए था ना। फिर वो जो हमज़ा साहब थे वो शायद कहीं आराम पसंद तो नहीं मैं कहूँगा उनको, सियासी नहीं, लेकिन हाँ ये जो आपने शायद अपनी बात में जवाब दे दिया कि जो दोनों बेटियों में बर्दाश्त का हौसला था, ठीक है, वो शायद बेटे थोड़े से वाकई सहूलत में जा चुके होंगे, सहूलत मोड स्टार्ट हो गया होता है ना। तो वो बात वही होता है कि बेटियां बहुत सीरियस, और मुझे लगता है कि आपकी माशाल्लाह बेटियां हैं, मेरी बेटी है, आपको ये बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि जो माँ बाप की तकलीफ बेटियां महसूस करती हैं ना, वो शायद बेटे उस तरह आप बेटे हैं, मैं उस पर नहीं करूँगी, लेकिन बेटी जो जिस लेवल पे फील करती है आई डिसएग्री विद दिस, क्योंकि रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत मर्द की बात नहीं होती, ये जिगरे की बात होती है कि किस इंसान में जिगरा है। मैं औरत मर्द को ये जिगरे वाली चीज़ में नहीं करता। औरत हो या मर्द हो, जिस इंसान में जिगरा है, जिस इंसान में रिस्क लेने की ताकत है, वो ये कर सकता है। और वो आप ये औरत मर्द वाला अब तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना औरत मर्द का, कि जी लड़के कहते हैं ना बेटियाँ नहीं बेटियाँ ने। भाई आजकल बेटियाँ ही आपके लिए फ़ख्र का बाइस बन रही हैं और इतनी कामयाब हैं कि मतलब मुझे फ़ख्र होता है। आई एम प्राउड फादर कि माशाल्लाह मेरी बेटी है, बड़ी ज़हीन है, मैं उससे बातें करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी है माशाल्लाह, उससे ही बातें करता हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान के अंदर, जिसके अंदर जिगड़ा हो ना और जो फेस कर सकता हो, वो नाकाम नहीं है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और बेटियां जिनसी हैं वो आजकल बेटों के बिल्कुल बराबर हैं, बल्कि मैं सोचता हूँ बेटों से ज़्यादा हैं। आप ये जितनी लड़कियां CSP ऑफिसर बनी हैं, CSS करके आई हैं, आपको नहीं लगता इनके पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे? यही तो कह रही कि वो मतलब क्या शानदार पर्सनैलिटी है उनकी, किस तरह वो अपने आप को कैरी करती हैं और किस तरह हमारी सर्विसेज के अंदर हैं। मुझे देख के बहुत खुशी होती है। और जिस तरह से अगर आप ये देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने जो चीज़ें फ़ील की हैं औरतों के लिहाज से, वो शायद जब उसी ख़ानदान से मर्दों की हुकूमत भी मतलब आ चुकी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर, वो बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन जो इन्होंने कुछ चीज़ें ख़वातीन के हवाले से जो स्टेप्स लिए हैं, वो मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं लिए, किसी ने सोचा भी नहीं। मैं मरियम नवाज़ के हवाले से आपको एक बात बता दूँ, मेरी अजीज़ ही हैं हमारे, उनके इस तरह फैमिली में लड़का लड़की की लड़ाई हो गई, तो हमें बुलाया गया, हम गए वहाँ पे जब, तो वो लड़की ने उस जगह पे सारी महफिल में कहा कि अब मरियम नवाज़ CM है और मैं शिकायत भी करूँगी तुम सब की और मैं तुम सब पे पर्चा करवाऊँगी। मैं हैरान था, मैंने कभी नहीं देखा ख़वातीन को इस तरह मतलब एम्पावर होते हुए, और स्पेशली घरेलू लड़ाई के अंदर एक लड़की इतनी बात करे, बच्ची है वो इतनी बात करे, मेरे ख्याल में इतना कॉन्फिडेंस उसको मिल गया है मरियम नवाज़ के आने से, तो इट्स रिमार्केबल, अच्छी बात है ये। अब हम ज़रा इख्तिताम की तरफ है, तो हम ये भी जानते हैं कि आपने अपनी वालदा के साथ बहुत सारी बातें की होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें रह भी गई होंगी जो शायद झिझक में या थोड़ा सा एक इंसान हो जाता है कि अच्छा मैं पता नहीं कैसा लगूंगा कहते हुए, थोड़ा सा एक वो भी हो जाता है ना हमें। तो आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कहना चाहें अपनी वालदा को कोई ऐसी बात जो सारी दुनिया सुनना चाहे, जो आप उनके लिए कहना चाहते हो। मेरी माँ से बढ़ के तो कोई भी नहीं है ना दुनिया में, माँ बाप से बढ़ के तो कोई नहीं है। माँ बाप से बढ़ के तो देखें, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, के मुझे पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती पे मैं, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी माल और दौलत कुर्बान उनकी ज़ात पे। उस शख्सियत के बाद, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर इस दुनिया में, इस धरती में जो शख्सियत जिसके लिए शायद मैं अपना गर्दन कटवाने से भी दरेग ना करूं, तो मेरे वालिदैन हैं। मेरे वालिद तो अब रहे नहीं, अल्लाह ताला उनको वरीक़ रहमत करे। तो मेरी वालिदा, यानी कि ये वो शख्सियत है जिसका मैं मतलब आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं ज़िंदगी में अगर कभी टूटा हूँ ना, मैं अपने आप को बड़ा मजबूत आदमी समझता हूँ।
मैं ज़्यादा जल्दी टूटता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कभी टूटा हूँ ना तो मैं अपने वालिद साहब की वफ़ात पे टूटा हूँ। और मेरे लिए ऐसा था कि जैसे आधा ख़त्म नहीं हो जाता, मुझे तब फील हुआ कि मैं आधा मर चुका हूँ मेरे डैडी के जाने के बाद। तो ये दोनों शख्सियात, और मैंने मेरी माँ से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरी तमाम नाकामियाँ उसको पता है, मेरी तमाम कामयाबियाँ उसको पता हैं, मेरी जितनी भी मेरे अंदर कमियाँ हैं उसको पता है, जितने मेरे प्लस पॉइंट्स हैं उसको पता है। तो मेरी माँ से कभी मैंने कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह बंदा पता होता ना कि मेरे रब के सामने मेरा कोई पर्दा नहीं है, इस तरह मेरी माँ के दरमियान में मेरी ज़ात से रिलेटेड बातें, मेरे इमोशंस, कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है। और माँ से आखिरी जुमले में मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे? आई लव यू, आई लव माई मॉम, आई लव माई मॉम सो मच। मेरा बेटा मुझे कहता है आई लव यू पापा, और मेरी बेटी मुझे कहती है आई लव यू पापा। तो मुझे फील होता है कि चलो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इस तरह मैं अपने माँ बाप को प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे उसी तरह प्यार करते हैं। आई लव देम। और यही प्यार होता है, प्यार बेलॉस होता है। मैं आपको बात बताऊँ, जिस प्यार में गर्ज आ जाए ना, जिसमें आपको लगे कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा, इससे मैं इसलिए प्यार कर रहा हूँ कि ये करेगा, वो प्यार नहीं है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो खुद गर्जी है आपकी। अगर आप उस खुद गर्जी में किसी को चाह रहे हैं तो वो बेकार है। प्यार वो होता है कि आप कुछ ना करे मेरे लिए, कुछ भी ना करे, इवन मुझे देखे भी ना, पर मुझे तुमसे प्यार है, और ये प्यार है। क्योंकि उसमें फिर पाना शर्त नहीं है, उसमें मेरे लिए कुछ करना शर्त नहीं है, वो प्यार है बस। वो तुम आओ मेरे पास, ना आओ, मुझे प्यार से देखो ना देखो, मुझे तुमसे प्यार है। और ये वो प्यार है जो आपको अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने बच्चों के साथ होता है। दैट्स दैट लव, एंड दैट इज़ ट्रू लव, जो बग़ैर किसी गर्ज से होता है, बेलॉस होता है। प्यार होता ही बेलॉस है। जब प्यार में आ जाए ना कि ये मेरे लिए करेगा, तो मैं इससे, ये मेरे लिए ये करता है, मैं इसलिए, आप किसी से पूछे तुम इससे प्यार क्यों करते हो, यार ये मेरी बात मानता है, ये मेरे लिए ये करता है, ये मेरे लिए वो करती है, ये, दैट्स नॉट लव। आपसे पूछो कि आप इससे प्यार क्यों करते हो, भाई मैं करता हूँ इससे प्यार, मुझे आज तक वजह नहीं पता, बट आई लव हिम, ये प्यार है, दैट इज़ लव। इसको मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई किड्स, आई लव माई फैमिली, मुझे प्यार है उनसे। ब्यूटीफुल। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा खूबसूरत बात के ऊपर हम इसको वाइंड अप नहीं कर सकते थे। और आप सब लोग देख रहे होंगे ज़ुहैब भाई का जो चैनल है, ज़ुहैब बट वीलॉग्स के नाम से, जी है, सही राइट? नाम चेंज हुआ है, पहले अनसेंसर्ड था और वो ज़रा मुश्किल हो रहा था लाहौरियों के लिए और बाकी सब के लिए, तो फिर उन्होंने कहा मैं इजी कर दूं। ज़ुहैब बट को तो सब जानते हैं, तो वीलॉग्स लगाना कौन सा आगे से मुश्किल है। आप डेफिनेटली उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।